जब चुनाव हो रहे थे, कुछ दिन इधर उधर हो जाता तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ पाते। इतने भारी बेरोजगारी में और महंगाई में लोग अभी भी गांव में नहीं समझ पा रहे थे कि मुफ्त राशन बहुत बड़ा आप उनके ऊपर आभार नहीं है। हम सरकार के साथ मिल करके या सरकार की नाक में दम कर करके अपने युवाओं को, किसानों को, माताओं को जिस तरीके से हक दिलवा सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि अयोध्या और उनके लोगों को जिस तरीके से लोग अब गालियाँ भी दे रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं, काफी ट्रोल किए गए, बहिष्कार की बातें हुई, लोग समस्या, निजी समस्या वहाँ पे नहीं समझ पा रहे थे। जिस तरीके से रातों रात बिना पूछे लोगों के घर गिरा दिए गए, बेघर कर दिया गया, उनका सामान पूरा अंदर था फिर भी सब तहस नहस हो गया, तो वो कभी दिखाया नहीं जाता, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। अभी वर्तमान में किसी राजनेता से आप इंस्पायर होते हो, किसी पॉलिटिशियन से, तो वो कौन है? नितिन गडकरी जी जो हैं, तो उनके काम करने का जो तरीका है वो अपनी बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली रख देते हैं। जो काम नहीं होता है वो मना कर देते हैं, जो होता है बहुत स्ट्रिक्टली रख देते हैं। जिस तरीके से 10 साल में पूरे देश में एक डर का माहौल हो गया है और जिस तरीके से लोग अब कुछ खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर जनरल, अगर आप चाय के ठेले में भी चले जाएं तो लोग डरते हैं बोलने से। यूएपीए तो एक ऐसा टूल बन गया है बीजेपी के लिए कि वो किसी पे भी लगा देते हैं, चाहे वो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हों या फिर कोई ऑपोजिशन हो, कोई भी फॉर्म में हो, बस ऑपोजिशन हो तो उस पर यूएपीए लगा दे, क्योंकि सबसे कन्वीनियंट वे है यूएपीए लगा। तो मेरी विचारधारा यही है कि मैं लोगों के लिए लोगों का काम कैसे कर सकूं, लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान कैसे रख सकूं, और संसद भवन में ऑपोजिशन में रह कर के उनकी आवाज़ कैसे उठा सकूं और प्रोपोजिशन में रह कर के उनके लिए काम कैसे कर सकूं। तो अगर आपको लोगों के लिए काम करना है पुष्पेंद्र जी, तो बेटर तो यही होगा ना कि आप सत्ता में रहें, तो आप दल बदल भी सकते हैं, पार्टी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका मोटिव ये है, आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? अगर आपका मोटिव ये है, सत्ता में रह के आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। मैं पहली बात, बीजेपी मेरे को ले नहीं रही। इस बार का लोकसभा चुनाव ना सिर्फ आंकड़ों के मायने में चौंकाने वाला था, बल्कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो लोग चुन के आए हैं उसमें जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने लेकर आने वाली है। और इसमें कई सारे ऐसे अलग अलग समुदाय से अलग अलग आवाज़ लिए हुए नए नए सांसद आए हैं जो भारत की डाइवर्सिटी को देश की संसद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत ही युवा और इस बार के सदन के सबसे यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो कि इस बार चुनाव जीत कर आए हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से। और वहाँ पर 2 टाइम के जो एमपी थे विनोद सोनकर, उनको 1 लाख से ज़्यादा मतों से हरा कर आप आए हैं। तो पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री के बहुत धन्यवाद आपको विशेष इंटरव्यू में। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप 25 साल के हैं और मैं भी आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो हाल ही में, तो मैंने देखा कि आपकी जो उम्र है वो मार्च में, उससे 2 हफ्ते पहले ही आप 25 साल के हुए, चुनाव की घोषणा से पहले ही। जी बिल्कुल। तो हाउ इट फील्स कि आप इस देश के, इस सदन के सबसे यंगेस्ट एमपी हैं, ये फील कैसा होता है कि जब आपको पता चला आप जीत गए हैं और आप सदन जाएंगे? देखिए, जब कभी कोई भी पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है या फिर कुछ भी ऐसा बड़ा अचीव करता है तो उसकी फीलिंग हमेशा अच्छी रहती है। और अगर मैं बात करूं कि इतने यंग एज में शायद ही किसी को मौका मिलता होगा टिकट मिलना, फिर उसके बाद चुनाव जीतना और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाना, तो जो फील मेरे को अभी मिल रही है, और ख़ास करके जो नई पार्लियामेंट बनी है, सब बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठते हैं वहाँ पे, प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट बैठती है, तो बहुत सरियल फीलिंग है एकदम। ऐसा लगता है कि लेकिन डाइजेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें ढल रहे हैं। और मेन मुद्दा है वहाँ पे कि अपने लोगों की बात रखना, अपने लोगों के काम हो, सरकार से लोगों के काम करवाना, तो वो हम अपना विजन लेके जा रहे हैं। और यकीन के साथ आने वाले समय में आप देखेंगे कि अपने लोगों की बात, उत्तर प्रदेश, मेरी खुद की सीट कौशाम्बी के लोगों की बात हम वहाँ पे रखेंगे। ये कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि जो बातें चल रही थी, जब टिकट देने की बात आई तो समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि आपके पिताजी वहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं
और कई बार मंत्री रह चुके हैं। तो फिर लेकिन आप उस सीट से चुनाव लड़े, तो ये फैसला किसका था कि आपको लड़ा जाए? आपके पिताजी का फैसला था, पार्टी का, या आपका फैसला था? देखिए, ये इसकी कहानी थोड़े पहले से शुरू होती है। जब मेरे पिताजी को कोरोना हो गया था, वो थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, और जब वो घर आए हॉस्पिटल से वापस, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिलने आए। तब उन्होंने पहली बार मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे मिला, मुझे देखा। तब उन्होंने बोला था कि आप पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़े लिखे हैं, और जो हमारा संवाद हुआ था उसके आधार पर उन्होंने बोला था कि आप जैसे लोगों का विजन इस देश की संसद भवन में अपने लोगों का जनप्रतिनिधि करने के लिए हमको ज़रूरत है। हालांकि एक बहुत टाइट स्केड्यूल था, एक बहुत क्लोज मार्जिन था जब चुनाव हो रहे थे। कुछ दिन इधर उधर हो जाता तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ पाते। तो जब हम इस पेपर वर्क से क्लियर हो गए और चुनाव की घोषणा हमारे फेवर में हो गई कि हम कंटेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की, मेरे पिताजी ने भी रिक्वेस्ट की कि अगर आपको जितने वाले कैंडिडेट को टिकट देना है तो फिर मैं ज़्यादा बेटर कैंडिडेट हूँगा, एक नया चेहरा। और जब हम चुनाव में गए तो हमको ये देखने को मिला कि हम पहले ये सोच के जा रहे थे कि युवा हमारे साथ बहुत जुड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चलता चला गया, जिस हुजूम से सब लोगों का आशीर्वाद हमको मिला, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, किसान, माताएं हैं, और साथ में युवा बहुत भारी संख्या में, सबका आशीर्वाद मिला, सबका सहयोग मिला, सबका साथ मिला, और सबने एक नए चेहरे को देख के जो वोट किया, उसी की बदौलत आज हम लाखों वोट से जीत कर आए। कितनी रैलियां आपने की होंगी, कितनी पब्लिक मीटिंग की होगी? देखिए, हमने रैली नहीं की। हमने लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से नहीं लड़ सकता आदमी, उस तरीके से लड़ा। क्या था ये? वो होता है कि हमने लोकसभा का चुनाव प्रधानी के चुनाव की तरह लड़ा। डोर टू डोर कैंपेन किया, सबसे व्यक्तिगत मुलाकात की, 1.5 महीना डोर टू डोर, एक एक गांव, एक एक कुलिया जाके घूमे, और जो भी रैली की, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली हो, एक हमारी नामांकन रैली हो, जहाँ पे सब लोग बहुत भारी संख्या में आए, उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी रैली जिसमें सब लोग को हम बुला लें या फिर सब इकट्ठा हो जाएं, ऐसे नहीं किया। हम खुद लोगों के पास जा रहे थे मिलने के लिए, और लोगों ने भी वही पसंद किया। क्या बोलते थे आप लोगों से? देखिए, सबसे कैसे पहले कन्विंस करते थे कि वो आपको वोट करें? सबसे पहले सबको अपने से मुखातिब होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि सब मेरे पिताजी का काम जानते थे, सब मेरे पिताजी का नाम जानते थे। मुझे पहली बार मेरा खुद का चुनाव था ये, तो मैं लोगों से मिला, लोगों ने मुझे जाना, मुझे पहचाना, और लोगों से मैंने लोगों की समस्या की बात की, लोगों से मुद्दों की बात की। उत्तर प्रदेश में जो कोर इश्यूज़ हैं, पेपर लीक और बेरोज़गारी हमारे नौजवानों के इश्यूज़ हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे जो किसानों के इश्यूज़ हैं, आवारा पशुओं से उनका खेत जो चला जा रहा है, रात भर में उनके खेत चर जाते हैं आवारा पशु, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे माताओं का मुद्दा है, और जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हम पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक इन्हीं मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा, और इसी बदौलत, क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे थे, एक ऐसे राजनीति को जन्म दे रहे थे जहाँ पे लोगों की सुनवाई हो, लोगों का मान सम्मान रखा जाए, उसी दिशा पे हम बढ़े, और उसी दिशा पे जो हमें आशीर्वाद मिला, आज हम उसी बदौलत यहाँ पे। आप कितने लोगों की टीम के साथ आप काम करते थे? क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में जनता से संवाद करना, उसके लिए टीम तो चाहिए होता है। देखिए, हमारी जो पार्टी, समाजवादी पार्टी की संगठन था, वो बहुत मजबूत है। 2022 में भी हमने पहली बार तीनों विधानसभा जो कौशाम्बी की हैं, वो बहुत हाई प्रोफाइल सीट्स थी, लेकिन तीनों में समाजवादी पार्टी पहली बार इतिहास में जीती। इस बार इंडिया गठबंधन का होना, कांग्रेस का जुड़ जाना, आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, और कई ऐसी लोकल पार्टी भी थे, उनका सबका संगठन जिस तरीके से मेल भाव करके हमने एक साथ मिल करके अपना संगठन, एक मजबूत इंडिया गठबंधन का संगठन बनाया, तो हम लोगों के बीच गए, उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि जिस गर्मी में ये चुनाव कराया गया था, उसमें डोर टू डोर जाना, लोगों से मिलना, लोगों को समझाना, क्योंकि इतने भारी बेरोज़गारी में और महंगाई में लोग अभी भी गांव में नहीं समझ पा रहे थे कि मुफ्त राशन बहुत बड़ा आप उनके ऊपर आभार नहीं है, ये एक उनकी एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं कि हम उनको रोज़गार दें।
तो आपने जैसे बताया कि जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास गए, जैसे युवाओं के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई थी, किसानों के मुद्दे थे, आवारा पशु, इन सारे मुद्दों को आपने उन तक लेकर गए और इसके बदले आपको वहाँ से जनता ने आपको अपना जनप्रतिनिधि बना के संसद तक पहुँचा दिया है। लेकिन एक दिक्कत इसमें हो गई कि आप जीतने के बाद भी आप लोग सरकार में नहीं हैं। सरकार में नहीं है इसका मतलब ये है कि आप पॉलिसी वाइज कोई नई पॉलिसी नहीं बना सकते। तो फिर आप उन मुद्दों को, क्योंकि जनता ने आप पे उम्मीद जताया है, उन इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए विपक्ष में रहते हुए क्या विजन रखेंगे, क्या अप्रोच रखेंगे कि विपक्ष में रहते हुए भी आप कुछ हद तक उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर पाएँ? देखिए, स्वाभाविक है कि हम चुनाव में गए थे सरकार बनाने के लिए, और जिस तरीके से हमको आशीर्वाद मिला, और अब की बार उत्तर प्रदेश की लोगों ने जो बदलाव के लिए वोट डाला था वो इसलिए डाला था ताकि सरकार बने तो हमारे युवाओं को रोज़गार प्राथमिकता हो, रोज़गार मिले, पेपर लीक होना बंद हो। लेकिन फिर जिस तरीके से एनडीए की वापस सरकार बन गई और सरकार के गठन होने के तुरंत ही बाद आपने देखा एक और पेपर लीक हो गया, नीट का। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी भी महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी भी पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार अभी भी वही है। अब की बार लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल से सरकार रही वो पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी खुद थी, लेकिन अब की बार वो नहीं। हम सरकार के साथ मिल करके या सरकार की नाक में दम कर करके अपने युवाओं को, किसानों को, माताओं को जिस तरीके से हक दिलवा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा है, संवाद का। हम पार्लियामेंट जा रहे हैं, सबसे बड़ी पंचायत में अपने लोगों की बात रखें, सरकार की नाक में दम करें या उनके साथ मिल करके सरकार हमारी बात सुने और विशेष रूप पे उस पर एक्ट करे और अपने लोगों के लिए काम करवाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो संवाद का जो तरीका है, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है उसके तहत एक पार्लियामेंट सिस्टम बना है, वहाँ पे जाके लोगों की बात रखें और लोगों की बात पे जो समस्याएं हैं उस पर काम हो, इसलिए हम चुने गए। और ऑपोजिशन का ये बहुत बड़ा रोल है। हमारा रोल, हम सरकार में नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मनोबल डाउन हो जाएगा, हमारे लोग का मनोबल डाउन हो जाएगा। बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है और हम यकीन के साथ अब की बार बहुत मजबूती से आए हैं। आपको इस बात का भरोसा है कि इस बार जब आप लोग चुनकर आए हैं, इस बार की सरकार में आप लोग जो जनता के मुद्दे हैं, जिन इशूज़ की आप बात कर रहे हैं, उन पर आप लोग सरकार से काम करवाने के लिए मजबूर करने की स्थिति में हैं? इस बात का यकीन है आपको? बिल्कुल, इस बात का यकीन है और अब की बार दुगनी संख्या में आए और ज़्यादा जनता की मुद्दों की और उनके समस्याओं की आवाज़ गूंजेगी। आज ही से आप देखेंगे कि हमने जनता के लिए जो मुद्दे रखे हैं और जिस तरीके से 17वीं लोकसभा में जो एमपीज़ को सस्पेंड किया गया, अनपार्लियामेंट्री चीज़ें हुई, मणिपुर के मसले पे, सब मणिपुर का मसला हो, हर चीज़ हो, ऐसे बिल पास हुए जिसमें कोई ऑपोजिशन ही नहीं था। तो ऐसे मुद्दे आज भी रखे गए और बहुत मजबूती से रखे गए कि एक नई संसद भवन में हम जा रहे हैं और 18वीं लोकसभा में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही सब मुद्दे हैं, अपने लोगों के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं और बस ये है कि दुगनी संख्या में हम आए हैं तो और बुलंदी से अपने लोगों की आवाज़ रखें। आपकी 25 साल एज है, ठीक है, आपने लंदन से ग्रेजुएशन किया, अकाउंट में ना? अकाउंट में। कितने साल तक आप लंदन रहे? 3 साल। 3 साल। तो लंदन से कब लौटे आप? मैं लंदन से 2019 में लौट 19 में लौट आए थे आप। तो उसके पहले आप कौशाम्बी में कितना रहे हैं, उस जगह को कितना जानते हैं? देखिए, 2019 के बाद मैं कौशाम्बी में ज़्यादा रहा हूँ। 2019 से पहले मेरे को रहने का मौका नहीं मिला। मैं बचपन से, मेरी पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई है, देहरादून वेलम बॉय स्कूल में, तो वहाँ पे ज़्यादा समय बिताना पड़ता था, बोर्डिंग स्कूल, फिर वापस बहुत 1 या 2 महीनों के लिए घर आना पड़ता था। फिर उसके तुरंत बाद मैं लंदन चला गया था। जब मैं वहाँ से लौट कर आया तब मैंने ज़्यादा वक्त कौशाम्बी में बिताया। 2022 में अपने पिताजी के खुद के चुनाव में सक्रिय होकर के लिए उनके लिए वोट मांगा है, रैली की है। तो अब की बार जब मैं घूमा अपने खुद के चुनाव में पूरे कौशाम्बी में, हालांकि 22 में सिर्फ एक विधानसभा में घूमा था, तो लोगों ने मुझे पसंद किया, एक नया चेहरा पसंद किया और एक पढ़ा लिखा सांसद उनको चाहिए था। तो अब की बार कौशाम्बी की जनता को इस बात का बहुत गर्व है कि जो सांसद उन्होंने चुनकर भेजा है वो बहुत पढ़ा लिखा है, एक नया चेहरा है
और एक युवा है, तो एक नई एनर्जी के साथ आएगा, लोगों की बात रखेगा, काम करेगा। और बस यही मेरी आशा है कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, अब मैं उनके भरोसे पे खड़ा उतरूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए, लोगों ने भरोसा जताया, तो आपका पॉलिटिक्स में आने का जो इरादा था, क्या वो कब से बनाई? क्या पिताजी के कोविड में जब वो बीमार हुए तब बना, या आपका पहले से ही था कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है और चुनना है और इसको परस्यू करना है एज अ करियर? देखिए, पहले था ये कि कभी ना कभी तो पॉलिटिक्स में आना ही है, लेकिन इतने जल्दी आने का मन कभी नहीं बनाया था। और बस ऐसा संजोग बनता चला गया कि समय चुनाव का ऐसा हो गया, मेरी एज भी हो गई, और हम पहले जब टिकट मिला भी नहीं था तब भी लोगों के बीच गए थे टेस्ट करने के लिए कि क्या लोग अपनाते हैं, क्या लोगों की राय है, क्या माहौल है। तो लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों का तभी से आशीर्वाद मिलना चालू हो गया था। तो हमने फिर मन बनाया और फिर बढ़ते चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा राज यहाँ पे। अच्छा, एक सीट की बहुत चर्चा हुई इस लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, फैज़ाबाद की सीट जिसमें अयोध्या है। आप क्या सोचते हैं वहाँ के नतीजों को लेकर? जनता अब की बार पूरा चुनाव लड़ रही थी उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूँ। जनता ही सड़कों पे थी और जनता अपना ही मुद्दा और अपना ही स्वाभिमान लेकर के सड़कों पे उतर गई थी। तो फैज़ाबाद की सीट भी स्वाभाविक है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला है। मुद्दों पे, बेरोजगारी और महंगाई पे वोट डाला, पेपर लीक पे वोट डाला। और जो मुझे जानकारी मिलती है कि जिस तरीके से वहाँ पे लोगों के घर गिराए गए, वो बहुत नाराज़गी थी। वो मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों को दिखाया नहीं जाता है, और लोगों को ये लगता है कि अयोध्या और उनके लोगों को जिस तरीके से लोग अब गालियाँ भी दे रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं, काफ़ी ट्रोल किया गया, ट्रोल बहिष्कार कर की रहे बातें हुई। हैं, बहिष्कार की बातें हुई। लोग समस्या, निजी समस्या वहाँ पे नहीं समझ पा रहे थे। जिस तरीके से रातों रात बिना पूछे लोगों के घर गिरा दिए गए, बेघर कर दिया गया, उनका सामान पूरा अंदर था फिर भी सब तहस नहस हो गया। तो वो कभी दिखाया नहीं जाता है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और अब की बार नतीजों ने ही सब साफ कर दिया कि मुद्दे पे जब वोट पड़ता है तो बदलाव की ओर वोट पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ता है। वहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई है और बहुत सम्मानित हैं वो, बहुत बहुत बुजुर्ग हैं। क्यूट है बहुत वो? क्यूट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो बहुत सम्मानित हैं। वो सुलझे हुए लगते हैं। मैंने सुबह उनको इंटरव्यू किया, वो काफ़ी सुलझे और शालीन टाइप से वो जवाब दे रहे थे। इसीलिए शायद जनता ने उनको पसंद किया है। अब की बार वहाँ पे एक नारा भी लगा था कि ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेशवासी, शायद ये नारा लगा था। तो अब की बार लोगों ने भी उनको पसंद किया, उनके स्वभाव को पसंद किया और अपने मुद्दों को लेकर के जो वोट डाला। तो ये एक बहुत बड़ा मिसाल था पूरे देश के लिए, जिस तरीके से अयोध्या भी समाजवादी पार्टी ने जीता। अभी वर्तमान में किसी राजनेता से आप इंस्पायर होते हो, किसी पॉलिटिशियन से, तो वो कौन है? देखिए, अगर आप करंट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो नितिन गडकरी जी जो हैं, उनके जो बात करने का तरीका है, उनका जो काम करने का तरीका है, मोदी कैबिनेट, तो उनके काम करने का जो तरीका है, वो अपनी बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली रख देते हैं। जो काम नहीं होता है वो मना कर देते हैं, जो होता है बहुत स्ट्रिक्टली रख देते हैं। डिसिप्लिन, कमिटमेंट के बहुत वो मेजर फोकस करते हैं उस चीज़ पे, और ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। इसलिए पूरे पार्लियामेंट में आई थिंक वो एक लौते व्यक्ति हैं जिनके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कहता है। गुडविल है, एक गुडविल है सब में। और ये चीज़ मैंने नोटिस भी की है, जब उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो या फिर जब भी उनका नाम पार्लियामेंट में पुकारा जाता है, तो सब बहुत रिस्पेक्टफुली, कंट्रोवर्सी भी नहीं करते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और अपने काम को लेकर के, अपने मंत्रिमंडल को लेकर के ही फोकस रहते हैं। तो वो एक ऐसे नेता हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने मुझसे पूछा था किसको पसंद करते हैं, तो मैंने एक नाम मैं थोड़ा व्यू जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में नए आए हैं, देख रहे होंगे, तो लोग जानना चाहते हैं ना कि आप क्या देखते हैं इनकी, जैसे जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है, या अमित शाह की जो पॉलिटिक्स है, या योगी की जो पॉलिटिक्स है। योगी जिस तरह से यूपी में उन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स की, और फिर उसके बाद उन पर एक टैग लगा बुलडोजर बाबा का, और उसको उन्होंने ओन किया कि हाँ मैं हूँ बुलडोजर बाबा। जबकि इन
उस बुलडोजर बाबा की इमेज का बहुत बार मीडिया में रिपोर्ट्स हुई कि उसका बहुत बार ठेले वालों को उजाड़ दिया गया, किसी गरीब को उजाड़ दिया गया, किसी ऐसे के घर पे बुलडोजर चला दिया गया जिसको बाद में पता चला कि इस पे जो आरोप लगे थे वो सही नहीं थे। सिर्फ आरोप लगने भर से किसी का घर तोड़ा गया, ये सारी चीज़ें हुई। तो इन सारी पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? मैं अमित शाह से शुरू किया था, योगी तक आया देखिए हूँ। पिछले आप 10 तीनों साल को में देख जो के हमने बताइए। पॉलिटिक्स देखी है, हमने बीजेपी के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सुना है। हमने कभी उनकी पॉलिटिक्स देखी नहीं, हम बहुत छोटे थे, लेकिन उनके स्पीचेस सुने और हमको लोग जो बताते हैं वो बहुत डिफरेंट है आज की बीजेपी से। जिस तरीके से 10 साल में पूरे देश में एक डर का माहौल हो गया है और जिस तरीके से लोग अब कुछ खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर जनरल, अगर आप चाय के ठेले में भी चले जाएं तो लोग डरते हैं बोलने से। तो ये तरीका नहीं होता है हेल्दी पॉलिटिक्स। हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए जिसमें प्रोपोजिशन और ऑपोजिशन अपने लोगों की बात रखे, संवाद रखे, लेकिन हेट पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ बदला है, ये 10 साल में हमको देखने को मिला। और जिस तरीके से न्यूज़ और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तरफ इंक्लाइंड रहना, ये भी हमको देखने को मिला, जिसकी वजह से अब उन पे भरोसा लोगों का हटने लग गया है। तो जो हम जिस पॉलिटिक्स को देखकर बड़े हुए और अब जाके जब एक्चुअल पॉलिटिकल अरीना में जाए तो वो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमको पता है, वो फील होता है। तो बस यही है उम्मीद कि आगे आप चल तो के यूपी में ही हैं, योगी जी की पॉलिटिक्स से आपको 2-4 तो होना ही पड़ेगा। देखिए अब तो 2-4 होना ही पड़ेगा, या फिर आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन यह है कि अब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, किस तरीके से जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है उसकी जिम्मेदारी भी हम पे है कि किस तरीके से हम उसको बदल सकते हैं। अब हम अगर हेल्दी पॉलिटिक्स चाहते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमको ही सेट करना पड़ेगा। अपने लोगों की बात हो, अपने लोगों का काम हो। सर्वप्रथम लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि बना के वहाँ पर भेजा है, तो हम सबका एक गोल होना चाहिए, इंडिया को कैसे आगे बढ़ाएं। और इंडिया को आगे बढ़ाना है तो अपने लोगों को आगे बढ़ाना होगा। अपने लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, अपने लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जिससे वो उभर कर आएँ, अपना स्किल्स दिखा पाएँ और आगे चल करके इंडिया में रह करके इंडिया को आगे बढ़ाएं। पर मोदी गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आई, स्टैंड अप इंडिया लेकर आई, स्किल इंडिया लेकर आई, तमाम सारे ऐसी योजनाएं आई जिससे लोगों को प्रोत्साहन देखिए देने की बात कही गई। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में और आंकड़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो, उनके जितने भी ये इनिशिएटिव्स होते हैं उनके नाम तो बहुत चलते हैं, न्यूज़ मीडिया में भी चलते हैं, उनके भाषणों में भी चलते हैं, लेकिन उनके जो कोर जाके रूट्स अगर आप देखेंगे कि धरातल में क्या काम हुआ है वो कभी नहीं दिखाई देता है। जिस तरीके से उनके भाषणों में ये भी आता है कि भारत एक बहुत बड़ी सुपर इकोनॉमी बन गया है, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन आपको उसी भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है और आप दोनों तरफ अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अनाज देने की भी उपलब्धि गिना रहे हैं और भारत को सुपर इकोनॉमी बनाने की भी उपलब्धि गिना रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये चीज़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर पाती होगी और जो मीडिया चैनल उनको सपोर्ट करते हैं। वरना ये चीज़ अगर एक कॉमन इंसान, समझदार इंसान को अगर आप बोलेंगे तो फिर वो खुद समझ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से परे हैं, लेकिन फिर भी इसको एक उपलब्धि गिनाना सिर्फ वही कर सकते हैं। अच्छा, आप यूथ जो होता है वो अक्सर जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या बीटेक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ समथिंग डर्टी थिंग, उससे दूर रहो। या ऐसे पॉलिटिकल बात होती है, यार पॉलिटिक्स बात मत करो, ये सब पॉलिटिक्स की बात मत करो। क्या लगता है आपको कि यूथ को, इंडियन यूथ को खासकर इस टाइम पे जब देश में सबसे ज़्यादा आबादी यूथ की है, उसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए आई थिंक सब अपने अपने लोगों से कनेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं। अगर कोई किसान नेता पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्ट लेता है और वो चुन कर आता है तो किसान को बहुत उम्मीदें हो जाती हैं इससे कि उनकी बात उनका ही नेता रखेगा। सिमिलरली जैसे हम और मेरे जैसे बहुत ऐसे यंग पॉलिटिशियंस अब की बार चुन करके आए हैं, तो सबसे पहले हमारे जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता अपने यूथ की टूवर्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे कनेक्ट करते हैं, उनकी बहुत होप है हमसे। तो
उनके ये होप पे हमको खड़ा उतरना है, उनकी बात करनी है संसद भवन में, और प्राथमिकता यूथ की है। लेकिन हालांकि हमारे जो लोकसभा क्षेत्र है, हम सब लोग लाखों लोगों का जनप्रतिनिधि करते हैं। उसमें किसान भी आते हैं, हमारी माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं, और सब वर्ग के लोग आते हैं, सब जाति सब धर्म के लोग आते हैं। लेकिन सबकी प्राथमिकता होती है। तो प्राथमिकता हमारी नौजवान है, क्योंकि हमारा उनसे होप है। और यूथ ही एक ऐसा वर्ग है जो आगे चल करके जिनको फ्यूचर कहा जाता है। तो फ्यूचर इंडिया का कैसा होने वाला है वो हमारे यूथ पे डिपेंड होने वाला है। यूथ की आपने बात की, और यूथ में पॉलिटिक्स को आप कह रहे हैं कि इनकरेज एक तरह से आप कर रहे हैं। जैसे आपने किसानों का एग्जांपल दिया कि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है उस वर्ग को उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और तो यूथ से अगर लोग आते हैं तो यूथ की उम्मीदें बढ़ जाएंगी पार्लियामेंट में। यूथ पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग ऐसे आए, जैसे उमर खालिद की अगर हम बात करें, उमर खालिद यूथ पॉलिटिक्स के जरिए आए। फिर दिल्ली में जो वायलेंस हुआ, कम्युनल वायलेंस हुआ, उसके बाद से उन पर यूएपीए लगा दिया गया, और अभी तक वो दोषी साबित नहीं हुए हैं और ना उनको बेल दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि किसी नेता, छात्र नेता को जो पॉलिटिक्स में आता है उस पर इस तरह का यूएपीए के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, यूएपीए इस तरह से लगाकर और इतने दिन तक आप पुलिस ये नहीं प्रूव कर पा रही है कि वो बेगुनाह हैं या दोषी हैं, और उनको जमानत नहीं मिल रही है, हर बार उनकी जो बेल की अर्जी होती है वो खारिज कर दी जाती है, इस पर आप उमर खालिद पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके व्यूज। देखिए, मैं यूएपीए पे पहले बता दूं। यूएपीए तो एक ऐसा टूल बन गया है बीजेपी के लिए कि वो किसी पे भी लगा देते हैं, चाहे वो न्यूज़ मीडिया आउटलेट से हो या फिर कोई ऑपोजिशन हो, कोई भी फॉर्म में हो, बस ऑपोजिशन हो तो उस पर यूएपीए लगा दे, क्योंकि सबसे कन्वीनियंट वे है यूएपीए लगाना। तो ये गलत है। आप अगर दूसरी तरफ एक अपने भाषण में बोलें कि हमारी आलोचना होनी चाहिए, और कोई अगर हमारी आलोचना करता है तो उससे हमको सीखने को मिलता है, या फिर विपक्ष की आवाज़ मजबूत होनी चाहिए, तो उनकी आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी, उनकी सुनवाई हो। लेकिन जिस तरीके से आपने जो उमर खालिद का नाम मेंशन किया, ऐसे तमाम न्यूज़ रिपोर्टर्स भी बड़े बड़े हैं, और ऐसे बहुत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं जिन पे यूएपीए लगा दिया गया। पूरे भारत ने देखा ये चीज़। भीमा कोरेगांव के जी दौरान बिल्कुल, लगाया गया, सिद्दीकी कप्पन पे लगाया गया, सब पे लगाया गया, और लोगों ने अच्छा नहीं लिया उस चीज़ को। जो लोग समझते हैं यूएपीए को और उसका लिंक जिस तरीके से वो यूज़ किया जाता है सत्ता पक्ष का के साथ में, अगर आप उसमें ईडी, सीबीआई, आईटी सब जोड़ दें, जिस तरीके से ऐसी संस्थाओं का इस्तेमाल होता है सिर्फ ऑपोजिशन पे होता है, तो अब की बार वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो स्कैम हुए, और उस पे एक पर्टिकुलर लोगों पे या फिर पर्टिकुलर बिजनेसेस पे दबाव डाल के एक्सटॉर्ट किया गया मनी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जो जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज़ को समझने लग गए कि किस तरीके से सत्ता पक्ष दबाव डाल करके, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद के तहत उनको बस पक्ष पे रहना है, उस पावर पे रहना है। तो अब की बार बस ये है कि बहुत कम संख्या से हम चूक गए सरकार बनाना, लेकिन अभी भी बहुत ऐसा बड़ा वर्ग है जिस पे हमको फोकस करना है, उनको समझाना है कि भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे को रोज़गार की बात करनी पड़ेगी, महंगाई की बात करनी पड़ेगी, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करनी पड़ेगी, रादर दैन इन सब मुद्दों पे, इन सब मसलों पे हमको जूझना पड़े। जो एक बड़े कद के नेता होते हैं उनकी एक वैचारिक स्पष्टता होती है, जैसे तमाम नेहरू की बात करें, हम गांधी की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, या फिर अभी के पॉलिटिक्स में हम बात करें, लालू यादव की बात करें, या नरेंद्र मोदी की बात करें, उनकी भी एक वैचारिक स्पष्टता है, जो कि हिंदू नेशनलिज्म की बात उनकी पार्टी इसको आगे ले जाती है, और आरएसएस का ये बहुत पुराना मतलब उसका ये आइडियोलॉग रहा है। आप हिंदू नेशनलिज्म को कैसे देखते हैं, और इसका काउंटर क्या हो सकता है आपके नज़र से? देखिए, हम जब संसद भवन में बैठते हैं तो हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सब सांसद लाखों लाख लोगों की आवाज़ लेकर आते हैं, और सब मिल करके 140 करोड़ हिंदुस्तान की आवाज़ बनती है वहाँ पे। और जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, और जो डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस हर रीजन के अलग हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वही इंडिया की ब्यूटी है।
तो मुझे लगता है कि सबकी आइडियोलॉजी, सबकी अपनी अपनी अलग सोच हो सकती है, लेकिन जब हम वहाँ पे बैठते हैं तो हमारा एक कॉमन गोल होता है, अपने लोगों के लिए काम करना। तो पार्लियामेंट में जब आप चुन के जाते हैं तो फिर आपका बस जो गोल है, आपको वो स्ट्रीमलाइन करके अपने लोगों की बात रखें, इस लोगों की समस्या का समाधान क्या हो, उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जिसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या बैकग्राउंड है, क्या उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, किस बैकग्राउंड पे, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप एमपी बन जाने के बाद रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करें, आइडियोलॉजी के लिए काम ना करें। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करें, क्योंकि लोगों ने आपको चुन करके भेजा है। तो वो लोगों को जो समस्या है वो ये नहीं है कि आप आइडियोलॉजी को लेकर ही आगे बढ़ें, उनको ये है प्राथमिकता कि आप उनको रोज़गार कैसे दे सकें, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कर सकें, किस तरीके से, खास करके जो पीछे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सोसाइटी में एक समान वर्ग का कैसे, उनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कैसे उनको एस्टैब्लिश कर सकें। पॉलिटिशियंस का ये रोल होना चाहिए, क्योंकि तभी हमको एक बजट मिलता है, एक बजट से निर्धारित होकर हम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप होता करता है। ऐसा नहीं ना, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में विचारधारा बहुत मायने रखती है। विचारधारा बिल्कुल मायने रखती है, और आज से नहीं, बहुत टाइम से ऐसा होता रहा है। मैं किसी और के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी विचारधारा पूछेंगे तो मेरी विचारधारा यही है कि मैं लोगों के लिए लोगों का काम कैसे कर सकूं, लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान कैसे रख सकूं, और संसद भवन में ऑपोजिशन में रह कर के उनकी आवाज़ कैसे उठा सकूं, और प्रोपोजिशन में रह कर के उनके लिए काम कैसे कर सकूं। तो अगर आपको लोगों के लिए काम करना है पुष्पेंद्र जी, तो बेटर तो यही होगा ना कि आप सत्ता में रहें। तो आप दल बदल भी सकते हैं, पार्टी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका मोटिव ये है, आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? अगर आपका मोटिव ये है, सत्ता में रह के आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए, तो फिर मैं पहली बात, बीजेपी मेरे को ले नहीं रही है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि एक इंसान का खुद का भी एक रिस्पेक्ट होती है कि जिस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, जिस लीडर ने मेरे विज़न को समझा और एक नए विज़न को पार्लियामेंट में रखने का मौका दिया, उनसे अलाइन होके उनके साथ जो मेरा भरोसा रहा उसको तोड़ने का काम मैं नहीं करूँ। उसमें आइडियोलॉजी से या फिर मेरे काम करने के जो, जिससे मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने को मिलेगा प्रोपोजिशन में रह करके, इससे कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहले एक इंसान की रिस्पेक्ट होती है, एक इंसान जिसके साथ जुड़ा है उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये हमारे साथ पुष्पेंद्र जी थे, और जिस तरह का हम इनसे ये इंटरव्यू इसीलिए कर रहे थे कि हम इनके विज़न को समझना चाहते थे, इनके काम काज के तरीके क्या होंगे, और ये देश की समस्या और देश के ज्वलंत मुद्दों पर ये क्या सोचते हैं, कितनी इनकी स्पष्टता है। क्योंकि बहुत यंग हैं और यंग लोगों को हर कोई जानना चाहता है कि वो किन मुद्दों पर क्या सोचते हैं। इसलिए हमने कोशिश की कि मुद्दों में थोड़ा सा डाइवर्सिटी रखें और इनका उस पर राय जाने, और यह क्या सोचते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनका बैकग्राउंड कैसा रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्हीं की जुबानी हमने सुनी। आपको ये इंटरव्यू कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।